मुल्क में जनाब इलेक्शन की आमद है और उसके साथ ही इस चीज़ का भी शोर मच रहा है। बेसिकली ये तो नहीं हम कह सकते कि इलेक्शन नहीं होगा, वो इलेक्शन कमीशन ने अभी तक पैसे नहीं दिए, वो को नहीं मिले, अभी तक मिल जाएंगे। लेकिन इस इलेक्शन के ऊपर अजीब व गरीब सवाल ज़रूर उठ रहे हैं इलेक्शन से पहले। वो आबो हवा, वो फ़िज़ा भी अभी तक कायम नहीं हो सकी। जो इलेक्शन की रैलीज़ होती हैं, इलेक्शन के जलसे होते हैं, एक पार्टी तो खैर ये खुल के इल्ज़ाम लगा रही है कि उनको जलसे करने दिए ही नहीं जा रहे। उनकी लीडरशिप जेल में, उनकी फर्स्ट सेकंड टायर लीडरशिप या उनको छोड़ गई या मफरूर है। इसलिए उन्होंने हल ये निकाला कि वकला को जो है वो दिए जा रहे हैं अपना टिकट्स, क्योंकि वकीलों ने जो ऑब्वियसली एक मूवमेंट चलाई थी इफ्तिखार चौधरी साहब के लिए, तो उसके बाद ये बात तय हो गई थी कि वकीलों पे हाथ डालना जो है वो रियासत के लिए या पुलिस के लिए मुश्किल है, अनलेस कि हिस्ट्री चेंज हो जाए। अभी तक का तो यही है। इस वक्त इमरान साहब महवरे अटेंशन बने हुए हैं, ख्वाह जेल में हैं। उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की और उन्होंने ना सिर्फ मानिका साहब के इंटरव्यू की धज्जियाँ उड़ा दी, बल्कि उनको झूठा साबित करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने कभी यानी कि जो भी इल्ज़ामात लगे, मैं तो जो मानिका साहब के इंटरव्यू का वो पहलू है जिसमें वो ज़ातियात पे बात कर रहे हैं, मैं तो उसको ना कभी अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाया ना बनाऊंगा इंशाल्लाह। लेकिन क्योंकि इमरान साहब ने आज एक स्टेटमेंट दी है, उन्होंने कहा है कि मानिका ने ये सारे इल्ज़ामात गलत थे उनके, उन्होंने तो बुशरा साहिबा का भी चेहरा भी नहीं देखा। चलो यहाँ तक तो शायद निकाह से पहले यहाँ तक तो बात होती, ख़त्म हो जाती। लेकिन उसमें ओन चौधरी साहब कूद गए बीच में और उन्होंने कहा कि सदी का सबसे बड़ा झूठ बोला है मुबैना तौर पे इमरान साहब ने। पहले तो मैं ज़रा इस पर बात कर लूँ, क्योंकि इमरान खान इज़ नॉट एन ऑर्डनरी पॉलिटिशियन, ही हैज़ बीन द प्राइम मिनिस्टर, ही इज़ एस्पिरेट टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर अगेन। और पाकिस्तान के और दुनिया के रूल्स क्लियर हैं कि आप झूठ नहीं बोल सकते पब्लिक ऑफिस होल्ड करते हुए, या आपने पब्लिक ऑफिस अगर होल्ड किया, आप बेईमानी नहीं कर सकते। वैसे तो आप ज़ाती ज़िंदगी में भी नहीं कर सकते, लेकिन ये तो रेड लाइन है। ओन चौधरी साहब हमारे से पूछे, ओन साहब मैं आपकी स्टेटमेंट पढ़ रहा था, आपने क्यों कहा है कि इमरान खान साहब इस सदी के सबसे बड़े झूठे हैं? उनका एक दावा है, वो कह रहे हैं कि मैंने चेहरा नहीं देखा बुशरा साहिबा का, एक रूहानी ताल्लुक था। तो आप किस तरह चैलेंज कर सकते हैं? ये तो उनका आपस का मामला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया कामरान भाई। मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ कि जब आप मुल्क के वज़ीर आज़म रहे हों और एक जमात के आप लीडर हो और आप ऐसी स्टेटमेंट दें, तो आपको अगर कोई चैलेंज करे और आप कुरान पाक को बीच में ला के ये बात करें, तो मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा शर्मनाक बात कोई नहीं है कि आप उसका बड़ा झूठ बोलें। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि आप जो हर वक्त आपके साथ रहा हूँ उनके में, और मुझे पता है ये ज़ाती ज़िंदगी में मैं और बात नहीं करना चाहता, लेकिन क्योंकि वही बात आपने जो की है, जब आपने पब्लिक ऑफिस होल्ड किया हो तो आप ऐसे झूठ नहीं बोल सकते, आप कौम के साथ झूठ नहीं बोल सकते, ये रेड लाइन है जी। और इसी बात पे वरना मैं कोई स्टेटमेंट नहीं देता। मेरा मौक़िफ़ इसलिए है कि इन्होंने ये झूठ बोला है, ये इनकी जो मुलाकातें हैं इन्होंने देखा भी हुआ है। अब इससे ज़्यादा मैं और क्या बात करूँ कि मैं ये जरूर कह रहा हूँ कि वो, और आप क्या समझते हैं कि इमरान खान साहब जैसे बंदे ने बगैर देखे ही किसी से निकाह कर लिया? ये सदी का सबसे बड़ा मजाक भी है, झूठ तो है ही और मजाक भी है। आप ये कह रहे हैं कि इमरान साहब का ये जो दावा है कि उन्होंने एक्चुअली मानिका साहब की इस चीज़ को रद्द किया है, जो मैं बोलना नहीं चाह रहा, जो भी वो अपनी साबका बीवी के मुतल्लिक फरमा रहे थे या बोल रहे थे, जो कि बड़ी मानिका साहब का अपना कंडक्ट है किस तरह वो बोल रहे थे, लेकिन उसको इमरान खान ने, जब आज इमरान खान साहब ने रिबर्ट किया और उन्होंने कहा कि उन्होंने तो बुशरा साहिबा का चेहरा भी पहले कभी नहीं देखा था निकाह से पहले, तो उस पर आप किस तरह कह रहे हैं कि इमरान खान झूठ बोल रहे हैं? भाई वो तो हमेशा पर्दे में रहती थी ना, पर्दे में मिलती थी। मुझे मानिका साहब के किसी स्टेटमेंट का कोई मुझे डिफेंड नहीं करना उनकी, ठीक है, लेकिन जो स्टेटमेंट इन्होंने की है, मैं उसी के ऊपर अपना मौक़िफ़ दे रहा हूँ आपको कि ये उन्होंने बिल्कुल झूठ बोला है। और मुझे बड़ी तकलीफ से ये कहना पड़ रहा है कि इतना आप बड़ा झूठ कैसे बोल सकते हैं? आपको एक जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। आपने ये बात करी, बिल्कुल ठीक है, ये आपकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में बात है, नहीं करनी चाहिए बात ऐसी। जब आप ऐसी बात करेंगे तो फिर ऐसा जवाब लेंगे। अगर आप झूठ ना बोलते तो मैं बिल्कुल खामोश रहता, मैं चुप रहता। आपका ये दावा है कि इमरान खान साहब ये झूठ बोल रहे हैं कि उन्होंने चेहरा नहीं देखा था उनका निकाह से पहले, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल उन्होंने देखा हुआ है चेहरा। और दूसरी बात ये, कामरान भाई, आप दीन की बात करते हैं, आप मदीना की रियासत की बात करते हैं, तो आप सच बोलें। आप इस जाती बात को अगर आपने करना है तो वो भी सच बोलें, आपको झूठ नहीं बोलना। झूठ तो झूठ है। फिर अगर आप किसी की भी बात को, आप लोगों के ऊपर आप उंगलियां उठाते हैं और खुद आप झूठ बोलें, तो फिर आपकी बात के ऊपर क्यों ना तनकीद की जाए? आपकी बात को जो एक
जो शख्स वहाँ विटनेस रहा है, जो मैं वहाँ पे हर वक्त मौजूद होता था, मुझे क्या जरूरत है खामखा में उठ के आपके लिए बयान देना कि आप झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ आप झूठ बोल रहे हैं। मैं इसे और मजीद बातें मैं नहीं करना चाहता किसी की जाती जिंदगी के बारे में। ये उनको पता है, ये बीबी साहबा को पता है उनको कि मैं ये बात उनकी झूठ है, और मैं इस पे मैं जो बात कह रहा हूँ ये सच है। आपने तो ये भी कह दिया कि जी बुशरा बीबी जो है वो कुरान शरीफ उठा के कहें कि जी उन्होंने आपने ये कहा है? जी मैं इसलिए ये बात करता हूँ कि देखें, आप इन चीज़ों को, हमें इतनी बड़ी बड़ी बातें हम करते हैं और हम अपने दीन को बीच में लाते हैं, तो हम सच बोलना चाहते हैं ना। सच बोलना है तो फिर आप सच बोलें। आप कभी भी आप कहें कि आपने कभी उनको अपना चेहरा नहीं दिखाया, आपने, क्योंकि आपको पता है कि ये उन्होंने झूठ बोला है। आपको ये जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए। आपको लोग सुनते हैं, आप एक पार्टी के लीडर रहे हैं, आप मुल्क के वजीर आजम रहे हैं, और आप दूसरी तरफ ये बात करते हैं, आप लोगों के ऊपर कीचड़ उछालते हैं, और जब आपके ऊपर खुद बात आती है तो आप उसके ऊपर आप झूठ बोल देते हैं। राइट, तो आपने चैलेंज कर दिया जी इमरान साहब को भी और बुशरा साहबा को। मेरे लिए सिर्फ इसके अंदर बिल्कुल पर्सनल अफेयर जो है मैटर ही नहीं करता। मेरे अंदर सिर्फ एक चीज़ मैटर कर रही है कि इसमें सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन बोल रहा है, क्योंकि बुशरा साहबा भी एक घरेलू खातून है, वो सच बोले झूठ बोले उनका अल्लाह का मामला है। लेकिन आप क्योंकि पब्लिक ऑफिस होल्ड करने जा रहे हैं, या तो आप अगर झूठे साबित होंगे तो आप डिस्क्वालीफाई होते हैं। मैं कॉन्सेप्चुअली बात कर रहा हूँ, और अगर इमरान खान साहब ने झूठ बोला है तो वो भी डिस्क्वालीफाई होते हैं फिर कौन साहब, और आप भी होते हैं अगर आप झूठ बोल रहे हैं। जी कामरान भाई, मैं देखिए, मैं ये बात, मुझे जाती जिंदगी के बारे में बात करने की क्या जरूरत है, ठीक है? और जहाँ आपका इतना ताल्लुक रहा हो, और आप मुझे सिर्फ कहने को ये बात है कि आप एक मुल्क के वजीर आजम रहे हैं ना। आप एक बड़ी पार्टी जमात जो आपकी, जो आप, तो खैर वो एक इंतशार फैलाने वाली जमात है, आप उसके एक सरबराह हैं, और आपको जेब नहीं देता ये झूठ बोलना। आपकी जाती जिंदगी पे कोई बात कर रहा है, गलत बात कर रहा है, सही कर रहा है, आप उसका बयान दें, लेकिन आप इतनी बड़ी बात आप और बीच में दीन को ला के कह रहे हैं, हमारी मुकद्दस किताब को, कि आप ये कह रहे हैं कि मैंने इनको कभी नहीं देखा। तो मैंने इस पे जवाब दिया है कि आपने झूठ बोला है, ऐसा नहीं है। मेरा ये बहुत शुक्रिया। ओन चौधरी हमारे साथ मौजूद थे। ऑब्वियसली इमरान खान साहब को तो वर्जन देने के लिए हम कह नहीं सकते। बुशरा साहिबा चाहे तो बिल्कुल अपना वर्जन मेरे प्रोग्राम में तो खैर आए या ना आए कोई मसला नहीं, वैसे ही दे दें। और जितने भी इल्ज़ामात उन पर दूसरे भी लगे हैं जो करप्शन के मामले के हवाले से, उसमें भी वो हमेशा जवाब दे सकती हैं। मेरे साथ इस वक्त जो पैनल है उसमें डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, अहमद अवैस साहब, मज़हर अब्बास साहब। मैं अगर सबसे पहले मज़हर अब्बास साहब आपकी राय में चला जाऊँ, इलेक्शन का माहौल बनता हुआ नज़र आ रहा है आपको? और अगर बनता हुआ या नज़र आ रहा है कि नहीं, ये माहौल इसलिए नहीं बन रहा कि एक पार्टी को पता है हमने जीत जाना है, दूसरी पार्टी जो है वो पार्टिसिपेट ही नहीं कर पा रही, और तीसरी पार्टी सिर्फ सिंध तक महदूद है? शुक्रिया कामरान, आपने बिल्कुल, जैसे इलेक्शन से पहले इंतखाबी नताइज मौसूल होने शुरू होते हैं ना, हमारे यहाँ उस तरह प्रडिक्शंस होती हैं सर, और काफ़ी हद तक वो प्रडिक्शन इतनी गलत भी नहीं होती। आप 88 में सबको पता था बेनज़ीर भुट्टो की पॉपुलैरिटी को कट टू साइज़ कर दिया जाएगा, वैसा ही हुआ। हमें 19 में पता था बेनज़ीर भुट्टो इक़्तिदार में नहीं आएंगी, नवाज़ शरीफ वज़ीर आज़म बन जाएंगे, बन गए। हमें 93 में पता था पीपल्स पार्टी दोबारा जीत जाएगी इलेक्शन, क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब को आउट कर दिया गया, ऐसा ही हुआ। 97 में भी यही हुआ। फिर 2002 में जब पीपल्स पार्टी नवाज शरीफ और जरदारी वो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा दोनों को आउट कर दिया गया, तो किंग्स पार्टी ने जीत रहा था, पीएमएलक्यू जीत गई, क्योंकि गवर्नमेंट बन जाएगी। सही। तो इतनी प्रिडिक्टेबल, पाकिस्तान में इतना प्रिडिक्टेबल इलेक्शन होता है, और इलेक्शन से पहले हमको नताइज का पता होता है। अच्छा मदर साहब, एक बात बताएं, ज़िम्नन सवाल है, 1970 में आपको अंदाजा था कि भुट्टो साहब हार जाएंगे, शेख मुजीब जीत जाएंगे? 100%। देखिए इलेक्शन तो मुजीब जीता था। नहीं, इलेक्शन से पहले भी आपको अंदाजा था? हमारे यहाँ बहुत ही मिसकंसेप्शन सर, इसलिए अंदाजा था क्योंकि ऑब्वियसली जो ईस्ट पाकिस्तान की सीट थी वहां तो कोई दूसरा कैंडिडेट ही नहीं था ना, मतलब बहुत ही। और आपके ख्याल में रिलेटिवली सबसे फेयर इलेक्शन हुआ है मदर साहब आपकी राय में 1970 का? देखिए इलेक्शन तो वो भी मैनेज था। अच्छा। और वो बहुत ऑब्वियस मैनेजमेंट थी। आप देखें कि पीपल्स पार्टी का कोई कैंडिडेट जो था जो है मशरक़ी पाकिस्तान से नहीं लड़ रहा था। अवामी लीग के रेयरली कोई कैंडिडेट आपको यहाँ से नजर आएगा मगरबी पाकिस्तान से। तो एक पोलराइज्ड चले अब सर बिल्कुल ठीक, अब 2023 पे आ जाए। आपने बड़े कम अल्फाज में पूरी हिस्ट्री बता दी स्टूडेंट्स को और लोगों को जिनको नहीं पता थी। अब आप बताएं तो इस इलेक्शन में भी
आप कह रहे हैं उसी तरह की सूरत हाल है जिस तरह 2017 में 18 में थी कि इमरान खान आ रहे हैं, नवाज शरीफ नहीं? देखिए, एक तो इब्तदाई नतीजा आपको मौसूल हो गया ना कि इमरान खान मेरे हाथ में है। अब तहरीक इंसाफ के चेयरमैन नहीं रहे। हाँ जी, तो इब्तदाई नतीजा तो मौसूल हो गया है। बिल्कुल सही। अब उसके बाद अगर कोई चीज़ें तब्दील होती हैं तो अलग बात है। ठीक इसका है। मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि अब दूसरा इंतखाबी नतीजा क्या आने वाला है कि क्या पीटीआई के पास इन तमाम इलेक्शन करवाने के बावजूद भी इलेक्शन कमीशन उनके इस इलेक्शन को कबूल करता है नहीं करता। सारा मसला ये है कि बल्ले का निशान के तहत पीटीआई इलेक्शन लड़ती है नहीं लड़ती। अगर पीटीआई बल्ले के निशान के तहत इलेक्शन लड़ती है तो ऑब्वियसली ये नज़र आएगा कि किसी एक शख्स को माइनस कर दिया गया, किसी तरीके से भी किया गया और बाकी पार्टी को अलाउ मदर साहब, अगर ऐसा भी होता है, हाँ जी, अगर ऐसा भी जो होता इमरान खान ने है, जी 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 प्लीज प्लीज बताएं। जो इमरान खान साहब ने माफ़ कीजिएगा, जी जी। जो इमरान खान साहब ने आज बात की है, जो जाहिर है टेलीविज़न पे हमने सुनी कि उन्होंने कहा कि मैं लिख के दे सकता हूँ कि पीटीआई जीत जाएगी। ये क्यों कहा उन्होंने? नोइंग इमरान खान सिंस 1989, ये क्रिकेट की टर्मिनोलॉजी होती है कि अपनी टीम अगर बहुत डिमोरलाइज्ड हो तो कैप्टन जो है उसका मोराल हाई करने के लिए बातें करता है और करनी चाहिए उसको कि उससे मोराल हाई, टीम का मोराल। लेकिन मैं आपसे एक और सवाल पूछ रहा हूँ, मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूँ मेरिट के ऊपर। अगर बल्ले का निशान हो, इमरान खान बंद भी हो, उनकी पार्टी तिधर बिधर भी हो, लेकिन सारी सीटों पे नए बंदे खड़े हो जाए, उनको इलेक्शन लड़ने का मौका दिया जाए पीटीआई की तरफ से और अवाम वोट कास्ट करे, तो आपकी असेसमेंट में कौन ये इलेक्शन जीत रहा है मदर साहब, अगर ये सारे मफरूजे हो जाए उस तरह? देखिए, पीटीआई में मैं कामरान पीटीआई के बहुत से लोगों से उनके सपोर्टर से जब गुफ्तगू होती है, पीटीआई को प्रॉब्लम कहाँ फेस हो रही है, और अहमद उवैस साहब यहाँ बैठे हैं, वो मुझसे बेहतर जानते होंगे। मुझे नज़र ये आ रहा है कि पीटीआई को प्रॉब्लम कहाँ हो रही होगी। पीटीआई को प्रॉब्लम हो रही होगी कि पोलिंग एजेंट्स कैसे जमा किए जाएं। जो कैंडिडेट्स हैं, सबसे पहले तो कैंडिडेट्स जो नॉमिनेशंस के लिए अप्लाई करेंगे वो कौन लोग होंगे और उनको किस सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा। फिर पोलिंग एजेंट्स का जमा करना। देखिए, हज़ारों की तादाद में आपको पोलिंग एजेंट्स चाहिए होते हैं। आपको जाहिर है वो पोलिंग एजेंट्स भी किसी ना किसी तरह जो है वो कंफ्यूज। अच्छा सर, एक तो पोलिंग एजेंट्स का मसला है, आपके ख्याल में ग्राउंड पे एक टिकट्स का भी मसला, मैं अवैस साहब से पूछने लगा, और आपके ज़हन में मदर साहब कोई अगर है और मसला पीटीआई को? देखिए कामरान, हमें नज़र आएगा जब इलेक्शन शेड्यूल का अनाउंस होगा तो पीटीआई अपनी कॉर्नर मीटिंग्स, उनके जो मेन जलसे हैं वो कैसे होते हैं, उसमें क्या सूरत हाल होती है, उनको बिल्कुल ठीक है सर, मिलती मैं है, आपका पॉइंट आ गया। अगर मिलती है तो वो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा इलेक्शन का। पीटीआई की हद तक मैं बात कह रहा हूँ, नून लीग और पीपल्स पार्टी का मामला थोड़ा सा मुख्तलिफ है। बिल्कुल ठीक सर, उस पर आते हैं बाद में। अवैस साहब, सर आपके नज़दीक ये इलेक्शन, एक तो ये एनालिसिस है मदर साहब का कि जिस तरह पिछले तमाम इलेक्शन प्रेडिक्टेबल थे, किसी को लाना होता था किसी को उतारना होता था, तो ये इट इज़ नॉट अ वेरी एक्सेप्शनल केस कि अगर अब की दफ़ा आप नहीं आ रहे। लास्ट टाइम आप लोग उस जगह पे थे रिसीविंग एंड पे, और दूसरी साइड पे जो है तबले जंग इनके खिलाफ बज रहा था नून लीग के। तो एक तो इसका भी रिस्पॉन्ड करते हैं, दूसरा आपको चैलेंजेस क्या है इस इलेक्शन में कि अगर आपके पास बल्ले का निशान भी हो तो क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप, क्या करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे इजाज़त देंगे कि मैं दो फिक्रे जो हैं ऑन साहब को जो आपने इतना लंबा चौड़ा सुना दिया, मैं उसका जवाब भी दे दूँ सर। दे दे आप, वो बड़ा ज़रूरी है, दे दें। वो इसलिए वो देखिए, ऑन साहब ने जो बातें की हैं ना, उसके मुतल्लिक एक हदीस है कि जो शख्स सुनी सुनाई बात को आगे चला दे वो मुस्तनद है उसके मुतल्लिक कि वह झूठा है खुद। अच्छा, देखिए इमरान, ये अभी जितनी गुफ्तगू उसने की है ऑन ने आपके सामने जी, उसमें कहीं उसने ये नहीं कहा कि मेरे सामने इमरान खान ने उसका चेहरा देखा है। उसने कहा कि ये बात ये मैंने सुनी है, ये बात उसको पता लगी है। तो हियर से कानून कहता है, कानून इसको छोड़ दें हदीस को, कानून कहता है हियर से एविडेंस इज नो एविडेंस इन द आई ऑफ लॉ। कि आप जो है किसी की बात सुन के आगे करने के वो हियर से एविडेंस है, उसकी कोई हैसियत नहीं है। इसलिए ये बातों को इस तरह उछालना, प्ले अप करना, ये वैसे अखलाकी तौर पे भी बड़ी गिरावट की बात है, और ये टीवी पे इस किस्म की बातें होनी नहीं चाहिए। और आपका ये मौक़िफ़ आ गया कि आपने ये दलील दी है, बड़ी वैलिड दलील है कि ऑन साहब ने ये नहीं कहा कि उनके सामने ही हुआ। असल में मामला सच झूठ का चल रहा है, ज़ातियात तो बिला वजह बीच में आई थी। अब आप सर बताइए आगे, आप ये कह रहे हैं, ठीक है आगे। आज आप दूसरी बात ये है, इलेक्शन सूरत हाल ये है कि इस वक्त, हाँ जी,
इस वक्त जो है वो जो इलेक्शन में सूरत हाल है, देखना यह कि इलेक्शन कैंपेन में आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दी जा रही। एक तरफ गिरफ्तारियां कर रहे हैं, कॉर्नर मीटिंग करने नहीं देते हैं, एक तरफ बड़े बड़े जलसे और प्रोटोकॉल और पहले प्राइम मिनिस्टर बना के घुमाया फिराया जा रहा है। और फिर उसके बाद आपने देख लिया कि जिस तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पहले बेल ग्रांट कर दी और उसके बाद जिस तरीके से बरी किया उनको, तो ये इनकी कोई जो है ये ना सिर्फ ये कि इस तरीके से इंसाफ का कत्ल किया जा रहा है कि उसको दफन भी किया जा रहा है साथ, और ये बातें अपनी जगह हो गई। अब उसको मैं तो कहता हूँ कि ये कौम एक काम और कर देना चाहिए उन जज साहबान को जिन्होंने उसको ये 2 एजाज़ उसको बख्शे हैं, कि उनको एक बड़ी सी कुर्सी पे बिठाएं, उनके सर के ऊपर एक करप्शन का ताज अपने हाथों से पहना भी दें। किसके किसके? अब बात है कि जो इसके नवाज शरीफ को। अच्छा, नवाज शरीफ साहब को। अब मैं दूसरी बात आपके सामने कर रहा हूँ कि जो सूरत हाल है इस वक्त ये है कि वोटर जो है वो स्टिक किया हुआ है। ये कोई सर्वे करा के देख लें, वोटर अपनी जगह स्टिक किया हुआ है। वो ना नवाज शरीफ के साथ है, ना नून लीग के साथ है, ना किसी और पार्टी के साथ है। जितना तादाद में वोटर जो है वो पीटीआई के साथ है। ठीक है, इसी वजह से उनके साथ ये जो इम्तियाजी सलूक हो रहा है कि किसी तरीके से उनको आउस्ट किया जाए, किसी न किसी तरीके से हीले बहाने करके कोई तरीका ऐसा रास्ता निकाला जाए कि वो इलेक्शन से भगा दिया जाए उनको। तो मैं ये कह रहा हूँ कि उनको इलेक्शन आइन के मुताबिक आप इलेक्शन डेट अनाउंस हुई है, आप इलेक्शन होने दें, और जो कुछ हो चुका, अभी भी फेयर इलेक्शन करवा दें, कोई तंग ना करें किसी को। बाकायदा वोटर आए, वोटर अपना राइट को एक्सरसाइज। लेकिन अवैध साहब जो बात कही ना मदद साहब ने, वो भी जरा इंटरेस्टिंग है। आपको चाहूंगा आप उसको रिस्पॉन्ड करें कि वो आपकी सारी बात सही है, आपके दावे सारे एक मफरूजे के तौर पे या दलील के तौर पे या डिबेट के तौर पे मान लेते हैं आप सबसे पॉपुलर जमात है। लेकिन सर वो ग्राउंड के अंदर जो पोलिंग एजेंट्स का मामला है, जो आपके लोगों का ग्राउंड के ऊपर ना जमा होने का मामला है, तो आपको चैलेंजेस तो है ना? मतलब आपको लग तो रहा है कि जिस तरह पहले 2018 में नवाज शरीफ को नहीं कामयाब होने दिया, अब आपको नहीं होने देंगे। बिल्कुल ऐसी है चलिए। और ऐसा नवाज शरीफ के ज़माने में ये बात नहीं थी, किसी पोलिंग एजेंट को रोका नहीं गया था। हर पोलिंग बूथ के ऊपर पोलिंग एजेंट मौजूद थे, उनके साइन हुए हैं। जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने जो शीट्स बनाई थी उनके ऊपर पोलिंग एजेंट के साइन मौजूद हैं। आप अभी भी निकलवा के पुराना रिकॉर्ड देख ले। ठीक, ये बात नहीं है, वो कैफियत तो अब नहीं है बिल्कुल। अब तो डरा धमका के जो है वो उनको भगाया जा रहा है। सर ये सबसे बड़ी जो बुरी, और इसका नुकसान होगा। देखिए इमरान खान जो है अगर वो इलेक्शन नहीं जीतेगा कोई बात नहीं, पॉलिटिकल पार्टी हार भी जाती है, जीत भी जाती है, ठीक, लेकिन मुल्क के ऊपर उसका बहुत खतरनाक असरात मुरतब होंगे कि जब एक मेजॉरिटी पार्टी को उसको इज्तनाब बरता जाता है, ये सलूक बरता जाता है और उनको वोट देने से रोका जाएगा इस तरीके से, तो फिर जो हुकूमत बनेगी वो स्टेबिलिटी लेकर नहीं आएगी। वो इकोनॉमिक जो इस वक्त क्राइसिस है उसके ऊपर कुछ भी नहीं कर सकेगी। और ये क्राइसिस जो है ये इट विल बी लूमिंग लार्ज ऑन द होराइजन ऑफ पाकिस्तान। वैसा बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया, बढ़ जाएगा। और वैसा बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। मुसद्दिक मलिक साहब, ये जो बात अवैध साहब कर रहे हैं, ये तो आपके मुल्तान के स्टॉलवर्ड पॉलिटिशियन, कल मैं सुन रहा था जावेद हाशमी साहब को, वो भी एग्जैक्टली ये बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जनाब आपकी मुखालिफ पार्टी तहरीक इंसाफ को वो नाम लिए बगैर वो ये इंप्लाई कर रहे थे कि पॉपुलर पार्टी तो वो है। अब आपको अवैध साहब कह रहे हैं कि अगर आप इलेक्शन जीत भी गए तो ये तो वही पोजीशन हो जाएगी कि जब पॉपुलर वोट आपके साथ है नहीं लेकिन आप जीत रहे हैं। तो ऐसी जीत क्या स्टेबिलिटी लाएगी, क्या क्रेडिबिलिटी लाएगी, क्या लेजिटिमेसी होगी उस पार्लियामेंट की? मुसद्दिक साहब। कारवन साहब, हमारे दोस्त अभी अहमद अवैध साहब ने, ये मुझे अपनी एको आ रही है, इसको ज़रा ठीक करवा दें। इनकी एको ठीक करें जी। मुसद्दिक साहब अब शुरू हो रहे हैं, सर थोड़ा बोलना शुरू करें। आपको तो मैं एको ठीक करते हैं। आपका बड़ा कुछ ठीक होने वाला है, आपकी पार्टी का मसला वो हम करेंगे इंशाल्लाह इदारों के साथ मिलके। जरा आप आ जाएं पावर में, आप पे निगाह है हमारी। जी जी, एको ठीक होगी। मैं जरा एक दो अहमद अवैध साहब जो सवालात पूछ रहे थे उनका जवाब देना चाहता हूँ। वो कह रहे थे कि अदलिया को क्या करना चाहिए, करप्शन का ताज पहनाना चाहिए आपके सर पे। वही तो मैं बैठा सोच जी, मैं याद करा दूँ। जी, तो मैं ये सोच रहा था कि जिस दिन राना सनाउल्लाह साहब की गाड़ी के अंदर हेरोइन डाल के उनको पकड़ा था, उस दिन अदालत को क्या करना चाहिए था जब उनको 1 साल मौत की काल कोठरी में रखा था।
कुछ करना तो चाहिए था ना। अहमद अवैस साहब को आज बताना तो चाहिए कि उस वक्त अदालत को क्या करना चाहिए था। यह इलेक्शन से एक रात पहले जब सजाए मौत या उम्र कैद दे दी थी हनीफ अब्बासी को और उसको उठा के ले गए थे, उस दिन भी तो कुछ अदालत को करना चाहिए था। आपके गुमान में उस दिन ज़रूर मुझे मालूम है कि अहमद अवैस साहब उस दिन तमाम रात दुख से सो नहीं सके जिस दिन उठाए गए थे हनीफ अब्बासी साहब, और इन्होंने कहा होगा कि क्या जुल्म है यार, क्या जुल्म है कि इलेक्शन परसों होने वाला है और आज उसको उठा के ले गए और उसकी कैंपेन उसका 9 साला बच्चा कर रहा है। और मुझे यकीन है कि इंजीनियर कमरुल इस्लाम को जब उठाया था तब भी ये रोए होंगे, खून के आंसू रोए होंगे उस दिन अहमद अवैस साहब, और इन्होंने कहा होगा कि दफन कर दो ऐसी अदलिया को, और न जाने क्या क्या उनके गुमान से गुजरी होगी। तो मैं आज बैठा सोच रहा था, राना सनाउल्लाह साहब हों, इंजीनियर कमरुल इस्लाम साहब हों, हनीफ अब्बासी साहब हों, जो आपकी माशाल्लाह उस वक्त ज़ेर निगरानी हेरोइनें डल रही थीं और अदालत से फैसले आ रहे थे, या अपने बेटे से तनख्वाह, अपने बात होगी कि अपने बेटे से तनख्वाह बड़ी पुरानी होगी सर, उसको रिपीट ना किया करें, अब तो चिढ़ होगी अपने बेटे से। जी जी, मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना, मैं दुख वैरायटी लाया करें अपने दुख तस्दीर का में, अंदाजा फिर आप करके इररिलेवेंट ये हो बात जाएंगे कर रहा वरना हूँ। टीवी पे। हाँ, जी हमारा जी, मीडियम उनको बड़ा कितना फास्ट पेस दुख है कि अपने बेटे से तनख्वाह ना लेने पे बरी कर दिया। बरी नहीं, उनको कैद करना चाहिए था। ये कैसे हो सकता है कि एक बंदा अपने बेटे से तनख्वाह ना ले और उसको आप सारी जिंदगी के लिए ना सिर्फ नाअहल ना करें बल्कि उसको सारी जिंदगी कैद में चले ना अवैस रखें, साहब कुछ जिला कहना वतन चाह रहे ना हैं, उनकी भी सुन लें यार। उनकी वैसे तो बाहर को सुनता नहीं, हमारे शो पे तो सुने ना। सुनने मैं तो हाजिर हूं, मैं तो अवैस साहब बोले मैं तो उन्हीं की बात का जवाब आप दे फिर रहा दोबारा मुसद्दिक साहब कंटिन्यू कीजिएगा। जी अवैस भाई मैं कुछ कह कह रहा रहे हूं हैं? कि वो उकामा के अलावा उनकी वो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी जो आज भी खड़ी है वहां पर, वो कहां से आई, उसको भी तो लिखा हुआ है अदालत में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच से पूछें कि वो कहां से आई। इनसे क्या पूछते हैं अवैस साहब? आप लॉयर हैं, वो आपके जजेस हैं, उनसे पूछे, नैब वालों से पूछे। मैं कह रहा हूं मैं कह रहा हूं कि उसमें लिखी हुई है वो, उसका फैसला जो सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस आसिफ सईद खोसा का और जस्टिस गुलजार का जो डिटेल दी हुई है सारी उसके अंदर, और बाकी में तो ये उकामा की जो बात है नहीं, लेकिन अवैस साहब मेरी बात सुने, दफा करें इन फैसलों को, मेरी बात सुने। वो तो अपराइट डाउन हो गए पिछले। इस सवाल का जवाब दें कि वो जो आप जिस दर्द से पीटीआई के कारकुन गुजर रहे हैं, उसी दर्द से मुसद्दिक मलिक और नवाज शरीफ साहब की पार्टी कारकुन गुजरे थे उस वक्त। उन लोगों के लिए जिनमें इमरान खान साहब भी पावर में थे और उनके जेर हदायत ही सब कुछ हो रहा था, उनके लिए क्या सजा है? सहाफियों को डाला जा रहा था, मीर शकील साहब को डाल दिया लैब जिस कंडीशन में देखिए इनजस्टिस जिस कंडीशन में भी जहां पर भी होगा वो गलत है। मैं बरमला कहूंगा और अब भी कहता हूं आपके सामने, और मैं हमेशा कहता भी रहा हूं। मैंने इमरान खान की हुकूमत थी और सुप्रीम कोर्ट में जिस वक्त वो मुजाहिद कामरान को गिरफ्तारी के ऊपर उन्होंने सो मोटो नोटिस लिया था, तो मैंने कोर्ट में खड़े होकर कहा था कि नैब इज बिहेविंग लाइक ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन पाकिस्तान। मैंने उस वक्त भी खड़े होकर ये कहा था एडवोकेट जनरल। मुजाहिद कामरान तो थे ना, एक बड़े साफ सुथरे शरीफ वाइस चांसलर रहे हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के, मैंने भी उनके अंडर काम किया हुआ है व्हेन आई वाज टीचिंग देयर। शरीफ का लेकिन जब राना सनाउल्लाह के ऊपर डाली गई हीरोइन, तब भी आपको ये कहना चाहिए था कि किसी बहुत बड़े बेगैरत जो है उसने ये काम किया कि एक बंदे को जो है, उसकी भी तो फैमिली थी ना यार, उसके भी तो बच्चे थे, वो भी तो मौत की कोठरी में गया, वो भी तो झूठ था, वो भी तो आपके प्राइम मिनिस्टर ने किया ना यार, वो भी तो तबर्रे के लायक है ना सर। सवाल ये है कि जब तक झूठ सामने ना आ जाए झूठ को कैसे कहा जाएगा? चलो जी, बात ही खत्म। मुसद्दिक साहब अगली बात ये कि अब आप दलील ये दे रहे हैं, कोई अहमद अवैस साहब कोई नई हदीस सुनाए हमें, हदीस कि जब तक हेरोइन रखते हुए खुद ना देखा हो, कोई ऐसी हदीस सुनाए जिससे सबको ठंडक पड़े। ये वन साइडेड आपने आधी हदीस सुना दी और दूसरी दफा आपने कहा खुद आंखों से नहीं देखा। नहीं, मैंने आधी तो नहीं सुनाई। आधी हदीसें ना सुनाए, पूरी हदीस सुनाए आज। मुझे तो यकीन है कि आपका दिल दुखा होगा। ये आधी नहीं, ये मुकम्मल इंजीनियर कमरुल इस्लाम के बच्चों को जब आपने रोते देखा तब भी आपका दिल दुखा होगा। चले आगे चलते हैं। मुझे यकीन है कि आपने हनीफ अब्बासी के, अच्छा आगे चले, आगे भाई आगे ये है, आप मुनासिब आगे ये है मुसद्दिक मलिक साहब कि अब तो आपकी पेशी होने लगी है। ये जो अल कादिर ट्रस्ट वाला करप्शन का मामला, इस पर जरा मैं डिटेल से आ जाऊं ब्रेक के बाद, क्योंकि अब आपने लोगों को भी बताना है कि आपके पास आखिर ऐसा क्या है। इसकी तो आपको पता है मेरे पास बहुत, इसकी तफसीलात तो मेरे पास बहुत हैं और मैं वो आपने आपके सामने कोर्ट में बताना है। और एक हदीस में आपको हदीस की स्पिरिट बता दूं, झूठी गवाही जो देता है ना बंदा, उसकी तो जनाब फिर कोई वही नहीं है। इसलिए हम सबको कहते हैं कि सच्ची गवाही दें, चाहे वो औन साहब हैं, वो अवैस साहब हैं, मैं हूं, मजहर अब्बास साहब हैं या बुशरा बीबी हैं, गवाही सच्ची होनी चाहिए जनाब।
ब्रेक लूंगा इसी सच के ऊपर और कोशिश करूंगा सच्चाई से वापस आया जाए। इमरान साहब ने बड़े अजीबो गरीब दावे कर दिए। वो कह रहे हैं कि साइफर केस में फलां को बुला लें, फलां को बुला लें, मुल्क से बाहर के भी बुला लें। तो ये तो बड़ा पंडोरा बॉक्स खुल रहा है जनाब, एक ब्रेक के बाद। साइफर केस में इमरान खान साहब और शाह महमूद साहब पर 12 दिसंबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। 190 मिलियन पाउंड केस नैब ने इमरान और बुशरा बीबी के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया। और आज बाबर एवान साहब ने कहा है कि एक साबिक फौजी जनरल और एक अमेरिकी सफीर को तलब किया जाए। इमरान खान साहब चाहते हैं साइफर केस में। मज़हर अब्बास साहब, इन केसेस में आपके ख्याल में, हमने इससे पहले देखा भुट्टो साहब फांसी चढ़े, नवाज शरीफ साहब ने जलावतनी भी भुगती, जेल भी भुगती। इमरान खान का फ्यूचर क्या है इन केसेस को लेके? देखिए, डिपेंड करता है, ये तो कोर्ट के ऊपर है। लेकिन ये कि ज़ाहिर है भुट्टो साहब के केस में गो कि वो बज़ाहिर तो एक सिविलियन अदालत थी, लेकिन उसमें सबसे अहम बात ये थी कि ये एक मर्डर केस था जो बराह रास्त हाई कोर्ट में चला, यानी सेशन कोर्ट में नहीं चला, ट्रायल बराह रास्त हाई कोर्ट में चला। और बहुत जी हाँ, और जस्टिस मौलवी मुश्ताक का ओपन एनिमिटी विद भुट्टो ऑब्वियस थी। उसके बाद नसीम हसन शाह ने तो वो केस ही ख़त्म कर दिया ना, गो के बदकिस्मती से अगर सच वक्त पे ना बोला जाए तो उसका खमियाजा पूरी कौम को भुगतना पड़ता है। तो इमरान के साथ क्या होगा? उस वक्त एक देखिए, मुझे मैं नहीं, इमरान खान साहब के साइफर के, देखिए साइफर केस में उन्होंने ये जो बात की है कि वो साबिक़ आर्मी चीफ जनरल बाजवा और अमरीकी सफ़ीर को, उन लोगों को, ये उनका राइट भी है। और मेरा ख्याल है ये उस लिहाज से रेलिवेंट है क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं उसमें उनकी आके गवाही देना, उनको क्रॉस एग्जामिन करना, और ये कोई अनयूजुअल चीज़ नहीं होगी। देखिए, जाम साकी केस जो पाकिस्तान में कम्युनिस्टों के ख़िलाफ़ चला था, उसमें पाकिस्तान के तमाम चीदा पॉलिटिशियंस ने आके गवाही दी थी। और मिलिट्री कोर्ट में चला था, माइंडेड वो मिलिट्री कोर्ट में चला था। उसमें बेनज़ीर भुट्टो आई, उसमें वली खान आए, उसमें मीर गौस बख्श बदिंजो आए, उसमें जितने भी उस वक्त के टॉप पॉलिटिशियंस थे। अमेरिकन नहीं आएंगे सर, तो वो वैसे समझते हैं कि ये एक बड़ी स्टूपिड बात है कि जिस तरह पाकिस्तान में इस मामले को छाला गया है और जिस तरह एक बिल्कुल वो कभी भी नहीं आएंगे। वो आप बुलाते रहे, वो कभी नहीं आएंगे। हाँ, कामरान, वो उनका नहीं, वो ठीक है, नहीं वो तो जाहिर है, वो उस विटनेस का राइट होता है कि वो ना आए उसमें, और बिल्कुल भी। और मेरा ख्याल से तो अगर बाजवा साहब का नाम लिया गया है, इमरान साहब ने लिया, हमारे सामने एविडेंस तो नहीं, बाबर एवान ने नाम तो नहीं लिया, एक साबिक फौजी जनरल का उन्होंने कहा था, हो सकता है वही हो। तो मेरा नहीं ख्याल फिर वो भी आएंगे, जब वो नहीं आएंगे तो वो भी नहीं आएंगे। तो इस केस की सेहत पे कोई फर्क पड़ता है इन दोनों के नाम नज़ीर में? अवैध जी नहीं कामरान, मेरा ख्याल है उनको तो आना चाहिए, क्योंकि वो उनको इसलिए आना चाहिए क्योंकि वो उसका अहम किरदार थे, मतलब उस पूरे पीरियड का। तो अगर वो आएंगे तो उसमें कोई ऐसी बात थोड़ी होगी। आफ्टर ऑल ही इज अ रिटायर्ड जनरल, एज अ विटनेस आ सकते हैं, और मेरा ख्याल है उनके एज अ विटनेस आ सकते हैं वो। बिल्कुल ठीक। तो अवैध साहब, कितना सीरियस केस है ये साइफर वाला आप लोगों के लिए, इमरान साहब के लिए, जिसकी फर्द जुर्म अब लगने लगी है? देखिए, सीरियस केस की सीरियसनेस जो है ना, वो सब बनाई जाती है ना, जिस तरीके से केस को बनाया गया है, उसको पेश किया जा रहा है, वो एक सीरियस केस तो बिल्कुल है। इसको ये तो कहा नहीं जा सकता कि ये सीरियस केस नहीं है, क्योंकि जो प्लान करके बैठे में कि इसको सज़ा देनी है और उसको ज़रूर करना है, वो अलग बात है। लेकिन ये जो इशू अभी आपने जो रेस किया है, ये जो आप अभी गुफ्तगू हो रही है कि उसमें जनरल बाजवा और अमेरिकन एम्बेसडर जो है उनको बतौर विटनेस इमरान खान ने कहा है कि उनको बुलाया जाए, और ये बाबर अवान साहब की ज़बानी ये बात आई है सामने जी। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ तक जनरल बाजवा की बात का ताल्लुक है, तो वो तो यकीनन अदालत वो एज ए विटनेस उनको बुला सकते हैं अपने डिफेंस के अंदर, और अदालत भी उनको नोटिस इशू कर सकती है, और फिर अदालत अगर इशू करेगी नोटिस तो उनको आना पड़ेगा। अच्छा। और ये कोई जवाज़ नहीं है कि वो कहें कि मैं एक जनरल हूँ या रिटायर्ड जनरल हूँ और अदालत के नोटिस पे नहीं आता। अदालत नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे सर? और शरफ साहब भी गए थे अदालत में, तो हाँ, इसलिए वो आएंगे, यकीनन आएंगे, उनको आना पड़ेगा। ठीक।
तो बाकी अमेरिकन लॉ में के ऊपर तो पाकिस्तान का कानून जो है वो अप्लाई नहीं करता। नहीं सर, ना वो जज, आप अदालत माइंड जो है कर जाए कि enforce वो कर इस सकती सारे है। प्रोसेस को जिस तरीके से डील किया गया ना, वो फॉरेन पॉलिसी के इतने सीनियर लोग हैं, वो समझते हैं कि मैं अब क्या बताऊं आपको किस तरह डील किया गया। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान में तो जो चीज़ बिकती है पॉलिटिक्स में उसको बेच दिया जाता है, उसमें क्या है। आगे चलते हैं, अगर मुसद्दिक साहब इस पर आप रिस्पॉन्ड कर दें कि ये साइफर वाला मामला, आप इसके भी विटनेस है, जो इमरान खान साहब पे अल-कादिर ट्रस्ट का दायर किया गया मुकदमा जिसमें बुशरा साहबा को किया गया है, दोनों में से जिसमें भी शुरू करना चाहें आप बता दें। जब ये जो बहरिया टाउन वाले हैं उन्होंने ये कह दिया कि जनाब ये पैसे ही हमारे थे, उनके वकील ने सुप्रीम कोर्ट में ये बात कह दी कि ये पैसे हमारे थे, हमारे फंड में जाने थे और सुप्रीम कोर्ट को हमने इंस्ट्रक्ट, तो अब केस क्या रह गया इमरान खान के खिलाफ? आपके पास क्या ऐसा है कि जो केस है इमरान पे, ये 190 मिलियन का पाउंड का? देखिए साइफर तो सीधा सीधा केस है। साइफर एक तरीक़ाकार है जिसके ऊपर कुछ कवानीन लागू हैं कि साइफर किसके पास जाएगा और साइफर के जो मुंदरजात हैं वो किस किस के सामने रखे जा सकते हैं। अब मुझे कोई उसकी कानूनी तफसील तो पता नहीं है, लेकिन अगर कुछ कानून को तोड़ा गया है और उसके मंदरजात जो हैं वो सामने लाए गए हैं या उसको ऐसी जगह पे लेकर जाया गया है जहाँ पे उसे नहीं होना चाहिए या आवाम के सामने रखा गया है या गुमाया गया है, तो उसके ऊपर जो भी कानून लागू होता है उसका सामना खान साहब को करना पड़ेगा। इकोनॉमिक क्राइम्स एक्ट, और अगर आप चाहें तो आप उनकी वेबसाइट के ऊपर चले जाएं। उनकी वेबसाइट के ऊपर अगर आपको ना मिले तो मुझे बताइए, मेरे पास 65 सफ़े रिकॉर्डेड पड़े हुए हैं बरतानिया की वेबसाइट के, जिसके ऊपर ये डिक्लेरेशन है कि 190 मिलियन पाउंड जो हैं वो पकड़े गए हैं इकोनॉमिक क्राइम्स एक्ट में। द फर्स्ट बिग बस्ट वहां पे उन्होंने लिख के अपनी वेबसाइट के ऊपर डाला। पकड़े गए थे पहले, बाद में तो सिविल मामला सेटल हुआ ना, बिजनेस टाइकून या जी मैं उधर ही जा रहा हूं। जी उधर आ जाए। उसके बाद उस कानून के तहत जिसके ऊपर उन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर ये सारा लगाया और अखबारात में भी आया, ये पैसे जिस मुल्क से आए हों उस पैसे उस मुल्क को जाते हैं, यानी कंट्री ऑफ ओरिजिन को जाते हैं। चलें अब वो तो उन्होंने कि मलकियत ऐसा के कुछ तौर पे नहीं दिए ना सर, एक आर्गुमेंट साथ साथ लिए जाए ना कि क्योंकि जो वो बिजनेस टाइकून साहब है वो रहते पाकिस्तान में, उन्होंने कहा आप यहाँ पे दे, हमारे पाकिस्तानी अकाउंट में, उन्होंने दे दिए वहां पे, उन्होंने एडजस्ट करवा लिया सुप्रीम कोर्ट पे। ये बात ये है, पहली बात के आपको जी कहिए आप कहिए। नहीं आप बस होगी मेरी बात, आप बताइए कि उन्होंने इंस्ट्रक्ट किया एनसीए वालों को कि मेरे अकाउंट में जमा करें। देखिए बात यह है कि जिस कानून के तहत वो पैसे पकड़े गए थे, इकोनॉमिक क्राइम्स एक्ट, उस कानून के तहत वो पैसे सिर्फ पाकिस्तान को मिल सकते हैं। अब आपने कहा कि नहीं, उसके बाद एक और कोई फैसला साइड में हो गया। एक मामला है इंग्लिस्तान की इकोनॉमिक क्राइम्स एजेंसी के साथ, पाकिस्तान की काबीना का इससे क्या ताल्लुक है? जब पाकिस्तान की काबीना ये कहती है, सुन लीजिए, जब पाकिस्तान की काबीना ये कहती है, दो चीजें कहती है। एक तो ये कहती है कि ये जो उन्होंने डील की है ये कभी भी एक राज की तरह रहेगी और पाकिस्तानी हुकूमत इस बात की कमिटमेंट काबीना देती है पाकिस्तान की कि ये राज कभी भी नहीं खुलेगा। पाकिस्तान की सरकार ये वो क्या राज है जो नहीं खुलेगा? दूसरी बात यह कि ताकत दी गई मिर्जा शहजाद अकबर साहब को कि वहां पे जाके एक ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट साइन करके आए। वो ताकत किस चीज की थी? काबीना से क्या ताल्लुक है? ये अहम सवाल है। अवैध साहब आप तो बड़े अपने पेन के जरिए इजाजत दे के भेजने का मिर्जा शहजाद अकबर को क्या ताल्लुक है? भाई पूछ, आप सवाल कर रहे हैं, हम फतवा नहीं दे रहे, हम सवाल उठा रहे हैं यहाँ पर। मैं मुसद्दिक भाई, अवैध साहब इस हिस्से का जवाब दे दे, बाकी तो मैंने केस बड़ा प्लीड कर दिया आप लोगों का गलती से। वो ये वाला हिस्सा कि जी अगर ये मामला इसका 1 to 1 था तो कैबिनेट पे क्यों गया? आप देखिए, बाकी चीज़ें सामने तो नहीं है, इसलिए हाथमी जवाब तो कोई दिया नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट में जो उनके तरफ से स्टेटमेंट आई है, वो स्टेटमेंट जो है दैट कैरीज द वेट। अब उसके बाद दूसरी बात आ जाती है कि जो ट्रस्ट के अंदर जो प्रॉपर्टी वहाँ पे ली गई वो कोई इमरान खान के पर्सनल इस्तेमाल में या उसके तसर्रुफ में तो नहीं आई। वहाँ यूनिवर्सिटी बनाई है, यूनिवर्सिटी में हज़ारों स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, उसका एक स्टैंडर्ड है, उसका काम हो रहा है वहाँ पे, और नेशनल वैसा बात ये वैसा हमने बात ही नहीं की, वो तो अभी मैंने बात करनी है, वो कर लीजिएगा। लेकिन पहले मैं अपनी एक बात कर लूँ। वैसा बात ये है कि इससे कोई लेना देना हमें नहीं है कि उनको पैसा आया या नहीं आया रिश्वत का, इससे कोई लेना देना नहीं है कि या फलां को आया, एफ को गया, जेड को। बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर, मैं वैसी मफरूजे भी बात करूँ, ही हैड नो राइट कि ये जो पैसा पाकिस्तान का आना है वो किसी प्राइवेट शहरी को दे दे। बात इतनी हो रही है, अब उसमें अल-कादिर लिया नहीं लिया, मेरा तो ये भी इशू नहीं है। बात है कि डील आपको गलत करनी ही नहीं है जिससे पाकिस्तान नुकसान हो।
वो हम देख लेंगे जब केस चलेगा। ठीक है, आप कह रहे हैं कि अभी हकायक सामने नहीं है। देखिए इसके ऊपर हम तो बैठ के यहाँ क्या सराय जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन फैक्चुअल पोजीशन सर, अदालत के सामने मैं कह रहा हूँ अदालत, लेकिन आप ये ना कहें आएगी पोजीशन, अवैध ट्रायल से गुजरेंगे तो पता वैसा आप ये ना कहें कि अल-कादिर ट्रस्ट तो जो है उसका तो कोई बेनिफिट नहीं था। वो था या नहीं था यार? अगर इमरान खान ने गलत डिसीजन दिया है तो वो गलत है, नजर आ रहा है। चाहे अल-कादिर नहीं लिया या दिया। काबीना का तो जवाब लें कामरान शाहिद साहब, अगर काबीना का जवाब तो लें कि काबीना के पास क्या लेने आया वो कह रहे हैं मुझे नहीं पता अभी। इमरान खान ने किस चीज की इजाजत दी मिर्जा शहजाद अकबर को एक ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट साइन करने? ब्रेक तक सोच लें, बड़ा अहम सवाल उठाया मुसद्दिक मलिक साहब ने कि ये काबीना को क्यों इजाजत दी अगर ये मामला 2 पार्टीज का था और 3rd पार्टी इन्वॉल्व हुई पाकिस्तान की हुकूमत। एक ब्रेक लूंगा जी। पाकिस्तान जी बड़े अहम दुराहे पे खड़ा है। एक दफ़ा फिर 8 फरवरी का इलेक्शन है। इलेक्शन की समा तो फिलहाल नहीं बन रहा, मुझे तो किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई बड़ा जलसा नज़र नहीं आ रहा। तो जब समा बनेगा तो आपको रिपोर्ट करते रहेंगे। तब तक हमें दीजिए कल तक बल्कि इजाज़त।